I'd also like to call Mr. Adil Sheikh sir on stage to share their viewpoints on this. Please, sir. I won't be very specific. I think Naushad has dealt with your syllabus point by point, and मैं इतना versed नहीं हूँ because they are fresh minds who have successfully dealt with this examination recently. They have qualified it, both of them. तो अगर specifics में आपने पूछना है subject related किस तरह से क्या तैयारी करनी है, they are the right people to talk to. मैं तो अब पुराना हो गया, मैं बेटर मैं आशीर्वाद के लिए ही, ठीक है. तो but there will be some experiences that I'll be sharing with you because serious talks अब बहुत हो गई है यहाँ पे, and in between you can stop me anywhere, you can intervene, you can ask. कुछ भी मैं बोलूँ उससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, we may not get time later. तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि how does the luck play its role. For example, आप आंसर लिख रहे हैं, एग्जामिनर ने आपसे सवाल पूछा, फॉर एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटी में आपसे पूछा, एंड एग्जामिनेशन का पैटर्न ऐसा है, एग्जामिनर का पैटर्न ऐसा है कि उस सवाल इस तरह से आपको दिया कि वो चाहता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग, ओपिनियन या एवेल्युएशन देखें क्रिटिकली इस किसी कॉन्सेप्ट को लेके. फॉर एग्जाम्पल फेडरल सिस्टम इन इंडिया, तो आपने लिखा. देखिए, आपके लिखने की एक ओरिएंटेशन है. वंस यू राइट, यू आर आस्किंग अबाउट द राइटिंग पैटर्न, राइटिंग स्किल्स. अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द ओरिएंटेशन ऑफ योर आंसर, कि आप किस तरह से लिखते हैं. अब आपका जो आंसर है ये चला गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो उसको चेक करने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. तो जो आपका ओरिएंटेशन है आंसर राइटिंग का, इट इज़ प्रो स्टेट, ठीक है, ये प्रो स्टेट है, तो आपको अच्छे नंबर देगा. यू लकी, वहाँ चला गया. अब मान लीजिए JNU में चला गया, तो JNU में जब वो पढ़ता है तो कहीं ना कहीं आप बायसेस आर देयर, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. बायसेस आर देयर, इट मे नॉट बी अ सोशल बायस. अगर हम ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक हों तो हम कहेंगे चलो जी सोशल बायस नहीं होगा, पॉलिटिकल बायस नहीं होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे द मिनिमम दैट यू कैन एक्सपेक्ट एंड यू शुड एक्सेप्ट दैट ह्यूमन बायस तो होगा. सो हेयर एक्सेप्टिंग दैट इफ इट गोज टू अ यूनिवर्सिटी लाइक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एग्जामिनर उसको चेक कर रहा है और जिसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो सब्सक्राइब करता है, दैट इज मार्क्सिज्म या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का है, तो आपको वो नंबर कम देगा क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा, उसको अपने हिसाब से नहीं मिल रहा है. तो इट वॉज अगेन 2013 में जब हम मेंस लिख रहे थे, अगर किसी ने वो पेपर देखा होगा एंथ्रोपोलॉजी का, ये दो सवाल आए थे. एंथ्रोपोलॉजी के पुराने पेपर देखें किसी ने? मेडिकल प्लूरलिज्म और एथनोग्राफी इन इंडिया आया था. तो इसका दिस इज अ कॉरलरी टू द अर्लियर क्वेरी जो आप पूछ रहे थे कि आंसर राइटिंग किस तरह से हो, और जो मैंने आपको बात बताई कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ से पूरा ट्रेन करके भेजा मेरे हिसाब से, मैंने आपको सिखाया आप इस तरह से करिए, और आपका आंसर शीट जो है ऐसी जगह पे गया, ऐसी टाइम एंड स्पेस में फंस गया कि जो फेवरेबल नहीं था, तो मेरा सारा ज़ाया है. सो देयर इज़ नो पर्टिकुलर थ्योरी दैट कैन बी एप्लीकेबल टू दिस एग्जामिनेशन. लक डज प्ले सम पार्ट. तो वो इन्हीं छोटी चीज़ों से, जैसे मैंने आपको कहा, वैसी अलग अलग चीज़ें. नाउ वी कमिंग टू आंसर राइटिंग. ये दो सवाल जब आए तो मैं फर्स्ट बेंच पे था, इनका एक बैचमेट मेरे साथ लिख रहा था, उसका नाम आरिफ है, मोहम्मद आरिफ शाह, चौथे बेंच पे था वो. तो जब मैंने ये दो सवाल देखे तो मैंने सीधा उसकी तरफ देखा. आई वॉन्टेड टू नो हिज एक्सप्रेशन. उसने ऐसे किया. हमारे हिसाब से दोनों आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, ये हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सुने थे. ये 75 मार्क्स का था, 75 मार्क्स. दिस वॉज फॉर 25 मार्क्स. आई मीन 100 marks means you're out of the game. Sometimes 5 marks are more than enough to drive you out of the competition. 5 marks. Here's the question of 100 marks and we have absolutely no idea कि ये आए कहाँ से. अब छोड़ भी नहीं सकते हैं. अभी तक उस वक्त मैं बताऊंगा the state of mind was कि thankfully अभी तक सब सही गया है, तो ये तो स्पॉइलर हो गया. Now how will you deal with this kind of situation? अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो I went with this question first. ये this one, एथनोग्राफी इन इंडिया. अब नॉर्मली अगर हम पूछें, सब पढ़े लिखे हैं, एथनोग्राफी अगर उसको हम ब्रेक करें, एथनोग्राफी मीन्स एथनिसिटी, ग्राफी मीन्स टू राइट एन अकाउंट ऑफ. ये तो बचपन से ज्योग्राफी हो कोई ऐसी जिसमें भी ग्राफी लगता हो, तो राइट एन अकाउंट ऑफ. तो ये तो मैं ब्रेक डाउन कर पाया इसको इन इंडिया. अब इंडिया में अब जितनी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी थी इंडिया की,
जितनी हमने एंथ्रोपोलॉजी हमने इंडिया की पढ़ी थी, सिलेबस के हिसाब से, ये जो जिस किताब में पढ़ी थी उसके हिसाब से मैं इसको लिखने शुरू हो गया। बट किस तरह से कि पहले फॉर एग्जांपल एम एन श्रीनिवास आया, इसने ये दिया, इसने ये किताब लिखी, फिर इसने कूक्स ऑफ फॉर एग्जांपल कोर्स ऑफ मैसूर पे किया, इस एथनिसिटी को डील किया, इस तरह से जो है ये सब्जेक्ट जो है ये इंडिया में डेवलप होता गया। फिर इसने एथनोग्राफी एक अलग से डिसिप्लिन बन गया एंथ्रोपोलॉजी का। ये करते करते आई एंडेड अप राइटिंग ऑलमोस्ट 8 पेजेस। जब मैं लिख रहा था मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ। जब ख़त्म किया तो मैंने पेज गिने, 8 पेजेस। बिकॉज जब आपको कुछ आता नहीं होता ना तो यू वांट टू राइट मोर एंड मोर। जब आपको आ रहा होता है तो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स में आप उसको निपटा के बोलते हो यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ जी इतना आ रहा है। बट जब आपको नहीं आ रहा है तो यू फील नो इट इज़ नॉट सफिशिएंट, इट्स नॉट इनफ। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो चलते चलते 7-8 पेज में लिख गया। 8 पेजेस के बाद आई थॉट कि दिस इज़ इनफ, बिकॉज द टाइम ऑल्सो वुड नॉट अलाउ मी टू स्ट्रेच इट एनी मोर। तो मैंने ये छोड़ दिया। उसके बाद मैं गया मेडिकल प्लूरलिज्म पे। आई सीरियसली हैड नो आइडिया। मैंने आज तक नहीं पढ़ा, मैंने आज तक भी नहीं, उसके बाद भी नहीं पढ़ा ये क्या था, ना कहीं सिलेबस में था ये हमारे, अभी भी आपके सिलेबस में नहीं होगा। बट ऑन द फेस ऑफ इट इफ़ यू ब्रेक डाउन दिस फ्रेज, आपको ये समझ में आता है कि मेडिकल मीन्स तो मेडिसिन है, प्लूरलिज्म मीन्स मोर देन वन फील्ड, एज सिंपल एज दैट। इससे तो यही समझ सकते हो ना, अब इससे ज़रा इसमें क्या है ना। इसको एक अलग फ्रेम में सोचिए, मेडिकल प्लूरलिज्म को अलग फ्रेम में सोचिए। जनरली नहीं, सड़क पे आप किसी को बोलोगे मेडिकल प्लूरलिज्म, ठीक है पढ़ा लिखा है, वो बोलेगा यार मोर देन वन फील्ड ऑफ मेडिसिन। बट हेयर आप एंथ्रोपोलॉजी का जवाब लिख रहे हो, आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह आपने सोचना है विद इन द फ्रेम ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, टेनेट्स, उनमें आपने सोचना है, कॉन्सेप्ट्स। तो हमने सोचा कि ये कहाँ लगता होगा। सडनली समथिंग स्ट्रक मी, एक चीज़ सोची, दूसरी चीज़ सोची, तीसरी पे ये याद आया कि मे बी ट्राइबल्स के साथ आप डील करते हैं इसमें, so they may not be comfortable with one system of medicine, for example the Unani or the English system of medicine, तो आप उन पे दूसरा ट्राई करते हैं, they may not be comfortable with that also, then you come with a modicum of things, you come with a blend of things which are acceptable to them and which are result oriented. So that is the use and application of the multiple systems of medicine to deal with the tribal problems, medical problems, and that was the answer actually. बाद में I scored 427 in this, जो टोटल मेरा स्कोर था एंथ्रोपोलॉजी का, और उसमें 200 एंड आई थिंक 200 टचिंग 40 इस पेपर का। वो तो पॉसिबल ही नहीं था जब तक उनने इन 2 सवालों के अच्छे नंबर नहीं दिए होंगे। 240 आप टच ही नहीं कर सकते हैं अगर आप 100 नंबर ख़राब कर देते हैं तो। और जो मेरे साथ आरिफ था, उस बेचारे ने भी कोशिश की थी, बट ही कुड नॉट हिट दिस राइट कॉर्ड, वो फ्रीक्वेंसी लूज़ कर गया बीच में। बाद में जब हमने डिस्कस किया बाहर, इवन ही अग्रीड विद मी कि हाँ ये इस फ्रीक्वेंसी पे ये आंसर जाना चाहिए था। सो दिस इज अबाउट आंसर राइटिंग। सो हियर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? हियर यू अंडरस्टैंड इज दैट a well-built mind is much more better than a well-filled mind. Well-filled mind is, आप well-filled mind से एक ही काम ले सकते हैं आप, वो एक ही सिचुएशन में आपको सपोर्ट कर सकता है, where you need mere reproduction of knowledge. Reproduction of knowledge, मैं knowledge नहीं कहूँगा, reproduction of information. Knowledge I'll use for the well-built mind, because processing of knowledge का काम वहाँ पे आता है। A well-built mind is कि आपने यहाँ से, well-filled mind is आपने यहाँ से पढ़ा, नोट से पढ़ा, इसको आपने रट्टा मारा, याद किया, एंड वहाँ पे गए और यही जो दिमाग में था इसको रिप्रोड्यूस कर दिया। दिस इज रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें डिस्टॉर्शन भी कोई ना हो, रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बट एट द सेम टाइम दिस इज इन मेनी केसेस यू विल फाइंड इन योरसेल्फ इन अ सिचुएशन दैट इट विल बी एन एब्सोल्यूट हैंडीकैप फॉर यू, बिकॉज बियॉन्ड दैट अगर वो चला जाता है, अगर उस टेक्स्ट से बाहर वो, जब आपने टेक्स्ट वहाँ पे याद करके आए, यही टेक्स्ट यहाँ पे छापना है, वो कॉन्टेक्चुअल बन गया, तो आप क्या करेंगे? सो फॉर एग्जाम्पल आप में से मुझे बताइए, आप कितने लोग अभी जो है मेंस लिख रहे हैं? अराउंड 5 to 6। तो ज़्यादा लोग वो हैं और स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन इसके लिए। अभी तक आपने कोई एग्जाम नहीं दिया, या फिर कुछ लोगों ने प्रीलिम्स दिया? प्रीलिम्स दिया किसी ने? मतलब जो लोग यहाँ पे मेंस
के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम सिर्फ इतना नहीं दिया है, ठीक है, मतलब बाकी सब फ्रेशर्स हैं। चलिए, इफ आई फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, मुझे आप ये बताइए, अभी बिटकॉइन आपने सुना? व्हाट इज बिटकॉइन? ठीक, और व्हाट एल्स? और कुछ? और see why I'm asking you about Bitcoin? I'm not saying that it's very important. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल बहुत न्यूज़ में है। अगर इंडिया टुडे का जो ये वाला लेटेस्ट देखेंगे, आज का जो एडिशन आया है उसका कवर ही बिटकॉइन है। सो दैट मीन्स इट्स इन न्यूज़। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ मेड अ स्टेटमेंट अबाउट इट रिसेंटली, about regulating this cryptocurrency, taxing the proceeds of the cryptocurrency and the dividends that you make from the market. So that makes it very important. So especially for those people who are going to write their mains, जिनका मेंस आगे आने वाला है, who are aspiring to qualify the examination, Bitcoin पे you may be asked to write an essay tomorrow. तो अगर आप इतने टूटी फूटी 4 पॉइंट आप बता रहे हैं, तो इन टूटे फूटे 4 पॉइंट से तो यू नॉट गोना मेक एन इफेक्टिव इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर्स माइंड। मैं आपको आपकी असेसमेंट करा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। और आई एम नॉट सेइंग कि हाँ जी आप एग्जाम में वीक हैं या कुछ। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं पूछता हूँ, आप खड़े हो जाइए, ठीक है, आप एग्जामिनर हैं, ठीक है, आपके सामने एक नोट आया, मुझे काउ पे ऐसे सुनाइए 10 लाइनों का, 10 लाइन्स पे। हाँ, 10 लाइन्स का, 5 लाइन्स का सुना दो काउ पे। बचपन से लिखते आ रहे हैं ना, काउ इज यार, हाँ मैं आत्मा, हाँ क्या लिखोगे आप? अरे मुझे 5 लाइनें बताया, इंट्रोडक्शन बताया, कुछ बता, मुझे 5 लाइनें बता बस। रिलैक्स, काउ के बारे में कश्मीरी में बता दे, काउ पे क्या लिखे? काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। उसके आगे हाँ, स्पेसिफिकेशन क्या? तेरे मुझे 5 लाइनें सुना दो आप बस, जस्ट 5 लाइन्स। आप 5 लाइनें मुझे सुनाओ ना बस। एनीबडी वॉलंटरली कोई काउ पे 5 लाइनें सुनाएगा मुझे? यार आप लोगों को इंटरव्यू फेस करना है, तुम लोग इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है, काउ पे 5 लाइनें बताओ। आप बताओ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल एंड ठीक, सेकेंडली आई विल डायरेक्टली टेल मी 5 लाइन्स, आप मुझे मत बताइए। हाँ, it is a important part in the economic system since it gives us milk and it helps one to gain and or just raise some money for himself. And if he just producing it in surplus, तो वो एक बड़ा एक सिनेरियो बन जाता है जहाँ पे एक इकोनॉमिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। उसको हम एज अ मीट एक्सपोर्ट करते हैं या हम बेच सकते हैं उसको। ठीक है। एनीबडी हु कैन ऐड टू दिस, बताइए। आप इनको मार्क्स दे दीजिए इसके लिए, आउट ऑफ 10। यू आर, आपने सुना ना एग्जामिनर, आप इनको 10 नंबर में से मार्क्स दे दीजिए। आप बताइए। नो यू टेल मी, आप भी नए से ही 5-6 लाइन्स मुझे बताइए, नॉट ऐड। हाँ, ओके। Yeah, the economic point that it gives us milk and then how it is utilized also, and its importance in agrarian culture, and the politics going around the cow and stuff. ओके, इनको नंबर दे दीजिए। आप मुझे बताइए दोनों में से ज़्यादा नंबर किसको दिया आपने? इनको दिए। सो दिस इज द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ यू हैव टू स्कोर। इन्होंने, मुझे लगता है उन्होंने जो कहा है एवरीथिंग वाज रेलेवेंट, तो इन्होंने पॉलिटिकल एंगल लिया, ठीक है, इन इंडिया। इन्होंने उसका रिलीजियस एंगल बता दिया, हाउ इट्स अ सेक्रेड एनिमल टू अ रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया। अब इन्होंने तो मुझे यहाँ पे एक समरी दे दी, बट अदरवाइज व्हेन शी विल एलॉबरेट ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो, दिस एस्पेक्ट ऑफ दिस एनिमल ऑल्सो। मे बी समबडी कोई जोलॉजी से है, वो स्टार्ट ही करेगा वहाँ से, इंडिया में कैसे आया, किस फैमिली से है ना, किस किंगडम से है, किंगडम एनिमलिया से है, क्या है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वन इज़, आप एक है, एक आंसर से जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे समझ आएगा कि ये आंसर जो है ये कहाँ से उठा के, कहीं से उठा के आपने यहाँ लिखा है।
That will be depictive of that. Second will be depictive of comprehension. किसने इस piece of knowledge को comprehend किया है. तीसरा है जब आप comprehension आप यहाँ से आ रहा है, comprehension मुझे समझ में आ रहा है कि बंदे ने comprehend किया है, उसके बाद you can make your answer fancy कुछ चीज़ों से, जैसे कि मैंने ये चीज़ें कही, ठीक है. इनसे आप अपने आंसर को फैंसी बनाते हैं, लेकिन फैंसी हमेशा उस आंसर को बनाइए जिससे ये समझ में आए कि आपने आंसर कंप्रहेंड किया है. अगर मेरे लिए गोटे वाले क्वेश्चन आंसर को आप फिर ये कराएंगे, फैंसी बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो एग्जामिनर को इरिटेट करता है. ही अंडरस्टैंड्स कि इसकी बहुत शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट है. आप समझिए मेरी बात. यहाँ पे दो लोगों ने आपके सामने काऊ के बारे में बताया. One thing, definitely, she was little more confident about what she was speaking. He was not confident उतना जितना ये थे, though he was quite relevant about it. So these small things do play a role. अब इसी तरह से बाकी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी का पूछा. अब क्रिप्टो करेंसी का अभी तक एज द एस्पिरेंट्स फॉर सिविल सर्विसेज यू शुड बी थॉरो विद दैट, बिकॉज मैंने ये कहीं से आउट ऑफ द ब्लू नहीं उठा के ना, आउट ऑफ द वाइल्ड नहीं उठा के लाया. दिस इज क्वाइट रेलिवेंट, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. पीपल शुड कम टू यू, यार सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हो तो व्हाट इज दिस क्रिप्टो करेंसी थिंग. ये तो उसको भी पता है दैट इट इज अनरेगुलेटेड. आई एम नॉट सपोज टू नो इट बट आई नो इट. But if you are supposed to know it and you know about it less than me, so something is wrong somewhere. This is just one concept. I mean, there are many other concepts जो अभी in vogue हैं, जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं. You may be asked about them. I remember मेरे साथ एक student था. This aspirant was appearing in the interview. I met him in the interview only. I don't know what connection he had with geography. So he was asked about a question in geography. तो सामने वो ग्लोब रखा हुआ था, तो ग्लोब पे उसको बता दिया कि आप यहाँ खड़े हो ऊपर. उसने बोला हाँ सर. बोला आप बताओ, आप चल रहे हो तुम, ठीक है, तो अब यहाँ पहुँचे, आप क्या होगा. बोला सर मैं तो गिर जाऊँगा. बोला यहाँ पे आप गिर जाओगे. तो बोला तो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं इनके लोग क्यों नहीं गिर रहे हैं. तो उसने खुद ही बताया हमें ये बाहर आके. तो बोला मैं फिर चुप हो गया, और चुप होने के बाद मैंने बताया तो ये थोड़ी ना सर प्लेन है, इसमें ऐसे है ना सर, इसमें कंटूर्स हैं, उन कंटूर्स में रहते हैं वो लोग वहाँ पे. व्हाट अबाउट द वाटर, हाउ ही मेस्ड इट अप. एंड देन ही वाज आस्क्ड कि अगर ये चलते चलते ये नीचे चला जाता है तो नीचे तो इसका सर नीचे की तरफ हो जाएगा, तो वहाँ जो लोग रहते हैं वो उल्टे हैं क्या. इसने कहा हाँ सर वो उल्टे होते होंगे, उनको ऐसे ऊपर आसमान नीचे दिखता होगा और ज़मीन ऊपर. और आप हंस रहे हैं. एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप में से कुछ लोगों से ये सवाल पूछूंगा तो काफ़ी ऐसा ही, काफ़ी के दिमाग में यही होगा. ज्योग्राफी किसका सब्जेक्ट है यहाँ पे. किसी का नहीं. ज्योग्राफी पढ़ी तो होगी ना. हाउ विल यू डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. यूजुअली ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट दे स्टूप डाउन टू दिस लेवल जब उन्हें लगता है कि आगे से कुछ मतलब का आ नहीं रहा है, तो फिर वो कुछ भी इंटरव्यूज में ना फिर वो मज़ा लेना शुरू कर देते हैं वहाँ पे. तो हाउ विल यू डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मुझे बताइए. अगर आपसे ये पूछा जाता है क्या होता है उसको, जब ऐसे चलेगा तो ग्लोब के साइड में पहुंच गया, तो वहां पे क्या होगा. कोई तो बताओ, आप बताओ क्या होगा. आपसे मैं पूछ रहा हूँ, वो जब चलते चलते अब यहाँ पहुंच गया, ये ग्लोब है ना, स्फेरिकल है, वो चल रहा है यहाँ पहुंच गया, अब वो ऐसे है, फिर कैसे है. कैसे है. आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो यार आप. तो फिर कैसे है, तो लिपट के है जमीन से, छोड़ना हो. हाँ तो उससे क्या होगा. हाँ देन इफ यू नो समथिंग आप बताओ ना, कॉन्फिडेंटली बताइए. रोटेट करती है. हाँ, हाउ डज इट इफेक्ट दिस थिंग. उसकी पोजीशन भी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द रोटेशन. उसकी पोजीशन कैसे चेंज होगी. मतलब ये थोड़ी मैं पाँव उठाया तो वो भाग गई ज़मीन नीचे से. वो तो रिलेटिव मूवमेंट है. अगर मैं ज़मीन पे हूँ, हाँ
दिस इज सरप्राइजिंग। ये तो वही हाल है। खैर, आपने किसी ने बताया था क्या? क्या आप बता रहे थे? क्या होता है उससे? अच्छा, मुझे ये बताइए, आप जो चलते चलते नीचे गए ज़मीन के, आप चलते चलते नीचे गए, तो आपका सर कहाँ की तरफ है? वो पहले जाएगा ही नहीं। वेयर आर वी? वी आर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो हम कैसे हैं? अगर नीचे वाले पॉइंट पे हम जाएंगे तो हम भी तो ऐसे ही नीचे ही आ गए ना। यू मीन टू से साउथ पोल पे कोई नहीं गया आज तक? तो वो जो वहाँ पे जाता है तो वो कैसे होता है? साउथ पोल पे पानी नहीं है? बर्फ नहीं है वहाँ? नहीं, जस्ट आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम इस पे नहीं देंगे। जब हम नीचे चले जाते हैं तो हमारा सर नीचे की तरफ जाएगा ना, तो वो नीचे की तरफ होता है क्या सर? तो कहाँ की तरफ होता है? वो नीचे की तरफ ही होता है। तो आपका आसमान नीचे होता है, ठीक है? आपने अर्थ की पोजीशन कभी देखी है इंटरनेट पे कैसे है? आसमान कहीं ऊपर ऐसे नहीं है कि जो नॉर्थ पोल के पास लोग रह रहे हैं तो उनके ऊपर आसमान है। तो ग्लोब हमने ऐसे रखा तो ग्लोब के ऊपर जो चीज़ें हैं, बिकॉज दैट इज़, हम अपनी रिलेशन में देखते हैं ग्लोब को, हमारे ऊपर है तो इसके ऊपर भी आसमान है, और कहीं आसमान ग्लोब के नीचे भी है, सेंटर में। खैर, दिस वॉज जस्ट अगेन एक सेल्फ असेसमेंट का आपको मैं पॉइंट दे रहा था कि जस्ट बेसिक थिंग्स। आप अभी ज्योग्राफी को खोलना स्टार्ट कर देंगे, बहुत सुपरफ्लस कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे, पता नहीं होगा उससे पूछेंगे, बड़ी बड़ी किताबें, रेफरेंसेस, इंटरनेट खोलेंगे, बट दीज बेसिक थिंग्स वी डोंट नो, जो हमारे वजूद का हिस्सा है, जो आप एवरी डे ये आप जीते हैं इस चीज़ को लेके। फॉर एग्जाम्पल, एक सवाल ये पूछा गया था, प्रोविजंस फॉर दीज टू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इंडियन पॉलिटी में, सेशन और सेसेशन में के लिए पूछा गया था। पॉलिटिकल साइंस किसका है? ये जीएस का सवाल है, ये पॉलिटी का सवाल है। इसका मत सोचना कि ये पॉलिटिकल साइंस वाला ही बताएगा, उससे उम्मीदें ज़्यादा होंगी। कौन है पॉलिटिकल साइंस वाला? नहीं, मैं मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताइए इनके लिए कैसे प्रोविजंस हैं। व्हाट डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट दीज टू? यूनियन ऑफ and it has not been found where the agreement between states. So states, like the provision was there for United States, where states had come together and formed the union. Same is not the case with India. How many states had come together to forge the alliance in United States? Actually, there were 13 states. 13 states? Colonies. They were not states. हाँ. So, ये आंसर राइटिंग में अपने वर्ड्स के साथ बहुत पर्टिकुलर रहिएगा, नेवर इरिटेट द एग्जामिनर, ठीक है? अब मुझे इनका बताइए, what are the provisions in Indian Constitution? States have no right to secede. नहीं, ओके फाइन, पहले मुझे बताइए व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। ये तो आए दिन पढ़ रहे हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट यही है यहाँ पे, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यहीं पैदा हो गए। ऊपर वाले में सेशन में जो स्टेट है अपनी जो टेरिटरी है किसी को नहीं दे सकता, दूसरे वाली सेशन में कोई जो स्टेट होगा विद इन इंडिया उसको कोई राइट नहीं है कि वो अलग निकल सकता है। उसमें हम इंक्लूड करते हैं दूसरे स्टेट्स को। बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे दोनों में फ़र्क बताओ, इंडिया को छोड़ दो। आई लाइक द कॉन्फिडेंस, इसको बरकरार रखना, कम से कम कॉन्फिडेंस तो, बाकी तो बोल भी नहीं रहे हैं। बताइए। हम इंक्लूड करते हैं दूसरी कोई बाउंड्री। ओके, सेशन में दैट्स मर्जर, yes, merger. दैट्स मर्जर, दैट्स मर्जर ऑफ टू टेरिटरीज और अ टेरिटरी इनटू योर ओन टेरिटरी, वो अलाउड है इन इंडिया। सो नोबडी नोज, लैंड दे देते हैं। व्हाट इज सेसेशन? ओके, खैर चलो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे यही पूछा जाएगा, तो मैं आपकी वो डेप्थ नाप रहा हूँ, वो आपके लिए दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सेसेशन मीन्स सिंपली यू ब्रेक अवे फ्रॉम ए स्टेट और आप किसी और स्टेट के साथ मर्ज हो जाते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल
इंडिया की कोई स्टेट, पंजाब ब्रेक्स अवे फ्रॉम इंडिया एंड गोज विद पाकिस्तान, दैट इज सेसेशन, सॉरी। तो सेसेशन वो हो गया, सेसेशन हो गया कि अलग ही रहे, किसी के साथ मर्ज ना हो जाए। यू ब्रेक अवे फ्रॉम ए स्टेट एंड फॉर्म एन इंडिपेंडेंट पोलिटिकल एंटिटी, दैट इज सेसेशन। अब मुझे बताइए, अब मैंने फ़र्क भी आपको समझा दिया एंड ब्रॉडली आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या प्रोविजंस हैं इन दोनों? विच वन इज अलाउड अमंग देम, ये बताइए। No, डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर एनी ऑफ दिस? no, sir. नो। बताइए। सर पहले वाला हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमने बांग्लादेश को कुछ लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट में कुछ टेरिटरी एक्सचेंज करके, That is not secession. That is neither secession nor secession. जो आप लैंड, वो जो मर्जर ऑफ टेरिटरी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। सेशन में इट इज द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर टेरिटरी विच डिमांड दैट दे शुड बी अलाउड टू बिकम अ पार्ट ऑफ अनदर नेशन स्टेट। दैट अरेंजमेंट इज डिफरेंट। वो आप बता रहे हैं कि बॉर्डर करेक्शंस का, दैट्स डिफरेंट। So what do all of you say? Is there any provision for any of them? No. You're absolutely right. There's no provision for any of them in Indian Constitution. But you have to understand one thing. ये आप तभी बोल पाए जब दोनों में फ़र्क समझ पाए। जब मैंने आपको फ़र्क समझाया, बिकॉज आपको ब्रॉडली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स पता थे क्या है, बट इसका फ़र्क पता नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपली यहाँ पे वर्ड्स को ब्रेक करके यू अंडरस्टूड कि क्या है, अंडरस्टैंडिंग होगी तो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही हमने बना दिया, निकाल दिया कहाँ से ये। इसी तरह से यहाँ पे यू डिड नॉट नो द डिफरेंस, कॉन्सेप्ट पता भी था आपको, उसका जवाब भी पता था, आपको पता था व्हाट डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड हियर, व्हाट डज इट स्पीक अबाउट दीज टू कॉन्सेप्ट्स, बट आपको फ़र्क ही पता नहीं था। सो अंडरस्टैंडिंग किस तरह से चीज़ों के साथ आपने डील करना है। दीज आर जस्ट रिप्रेजेंटेशनल कॉन्सेप्ट। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि दे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आपने आज जाके मेडिकल टूरिज्म पढ़ना है तो यू विल स्कोर वेल, या फिर आप सेशन के बारे में पढ़िए। बट आई एम टेलिंग यू कि कभी कभी ऐसे फिक्स में हम हो जाते हैं, इवन इन द इंटरव्यू, आई मीन दे स्टार्ट प्लेइंग विद यू। अब आप इंटरव्यू में बहुत कम लोग होते हैं Please talk about the word limit as well. word limit. See, word limit, ये आपने वर्ड लिमिट जो है कि सिंपल अर्थमेटिक पे ही ये निकलेगा, आपको अपने कितने में लिखना है। फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, अगर ये डिमांड करता है कि इसमें 400 या 300 वर्ड्स का आप लिख लीजिए, ठीक है। आई एम टेलिंग यू वी डू हैव सर्टन हैंडीकैप्स एंड वी शुड नॉट फील सैड अबाउट देम। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्पीड कभी नहीं पहुंच पाती है वहाँ पे। सम पीपल कैन नॉट राइट वेरी फास्ट, फॉर देम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कन्वे मैक्सिमम इन मिनिमम वर्ड्स। सो दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए आपकी, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही सुपरफ्लुअस लैंग्वेज आपकी हो, वोकैबुलरी आपकी बहुत ज़बरदस्त हो तो तभी मार्क्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इट शुड बी सिंपल एंड ऐसी होनी चाहिए, देयर शुड बी लीस्ट डिस्टॉर्शन, जो आपके यहाँ है और जो कागज़ पे है उतना लैंग्वेज पावर आपका रीजनेबल होना चाहिए कि जो आपके यहाँ पे है वो उसको आप कागज़ पे विद लीस्ट डिस्टॉर्शन जो है कन्वर्ट कर पाए। सो उसमें जैसे कि आप अभी एक पेपर निकालते हैं, पुराना पेपर, तो आप एक टाइम लिमिट सेट करते हैं। आई हैव नेवर डन इट बट यूजुअली इट्स प्रिस्क्राइब्ड। ये तरीका प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप उसमें देख लीजिए कि आपको किस हिसाब से कैसी स्पीड रखनी है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। व्हाट आई यूज टू डू इज़ कि मैं पेपर लेते ही, अगर 300 मार्क्स का पेपर है तो इसमें कितने क्वेश्चन हैं, तो उसमें डिवाइड करता था कि इतने मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम चाहिए। सो आई वुड पुश माई सेल्फ टू फिनिश दैट आंसर विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम, जो मैं अपने आप ही सेट करता था। उतने में मुझे कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो मुझे खुद ये करना है। एंड
नौशाद ने आपको बताया कि आपने इसमें प्रैक्टिस करना है, ये स्किल आपने प्रैक्टिस करना है. एवरीबडी मे नॉट हैव अ नेचुरल फ्लेयर फॉर राइटिंग, हर किसी का नहीं होता है. एंड कभी कभी आप फंस भी जाते हैं लिखते लिखते, आपको लगता है कि नहीं कर पाते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस है. बट बियॉन्ड दैट इफ़ यू स्टिल फील कि हाँ जी इस पॉइंट से बियॉन्ड आई कैन नॉट स्ट्रेच इट, तो यू शुड ऑलवेज मेंटेन द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स. कम में मैक्सिमम कन्वे कर लिया. आप में से कितने लोगों ने वो वर्ड पावर मेड ईजी पढ़ी है? वो डिस्काउंट पे 50-60 रुपये की किताब आती है, वो पढ़ी है किसी ने? वो वर्ड पावर मेड ईजी, कार्ल लुइस की आई सपोज समबडी हैज. इतनी किताब है, वो एक्सरसाइज होती हैं उसमें. Anyways, this is for those who are appearing in the examination, it's too late for them, but others can try it. किताब आप खरीद सकते हैं. हर चैप्टर के बाद उसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है. कहीं चलते चलते ट्रैवल करते करते एक चैप्टर उसका कर लिया, बिकॉज बहुत इन्वॉल्व कर लेता है वो आपको ना. ऐसा नहीं है कि आपको बोर फील होगा. एक हाँ, इट इज़ वर्ड पावर मेड ईजी. हाँ, उसमें एक चैप्टर को ख़त्म करने में आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं हार्डली. एक दिन में कहीं 15 मिनट आपने निकाल दिए ट्रैवल करते हुए या कहीं जाते हुए. ये चीज़ मैंने देखी. इफ़ यू गो टू दिल्ली में अगर आप जाएंगे मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर के साइड से, यू विल सी पीपल वहाँ पे मेट्रोज़ में ट्रैवल करेंगे तो कोई मैगज़ीन ही पकड़ी होती है ना. चल रहे होंगे तो तब भी कुछ ना कुछ, चाय पी रहे होंगे तो कुछ ना कुछ खोला ही होगा सामने. तो ये चीज़ें आपने भी यहाँ पे ना इस कर्व पे अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा एवरी टाइम. मतलब आप टेलीविज़न देखते हैं तो टीवी पे अगर आप कभी ब्रेक भी लेते हैं तो वैसी चीज़ देखिए टीवी पे जो सप्लीमेंट करे आपकी प्रिपरेशन को. इट इज़ नॉट अ वेरी लेबोरियस टास्क, आई एम टेलिंग यू. मैं अभी यहाँ पे एयरपोर्ट पे था तो वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट केम देयर, तो हमने किसी की फ़ोटो वहाँ पे लगाई थी. रिकॉर्ड कर रहा है? अच्छा. तो आई नॉट नेम किस पर्सनैलिटी की फ़ोटो थी वहाँ पे, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी की फ़ोटो. प्रिंसिपल सेक्रेटरी टोल्ड मी कि यार ये बड़ी अक्लमंदी की है कि ये फ़ोटो यहाँ पे लगाया. मैंने बोला सर क्यों? मतलब बच्चे इससे इंस्पायर होंगे कि अगर ये इस जगह पहुँच सकता है तो हम कहीं भी पहुँच सकते हैं. ठीक है, आई विल नॉट नेम. उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ आई कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन एनीबडी कैन. ऑल ऑफ यू शुड हैव दिस कॉन्फिडेंस कि आप कोई भी इसमें कर सकता है. एंड देयर इज़ नो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रेसिपी फॉर दिस कि मैं आपको बताऊँ आई हैव डन दिस, यू डू दिस, यू विल क्वालिफाई. और इतना इस हिसाब से अपने आप को स्ट्रेन कर लीजिए. यू बॉर्न विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, आप में डिफरेंट टैलेंट्स हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से मिक्स एंड मैच करके प्रॉपर ब्लेंड. पीपल आस्क यू सर आप कितने घंटे पढ़ते थे? यूजुअली आप पूछते हैं यार ये कितने घंटे पढ़ता था, या अपने फ्रेंड से आप पूछते हैं सकस गण चुक परंतु हसमस. दैट विल नॉट हेल्प. उस हिसाब से अगर मैं आपको अपना टाइम टेबल बताऊंगा, मेरे हिसाब से फॉर मोस्ट ऑफ यू द गेम विल बी रून्ड. इफ़ आई टेल यू दैट आई यूज्ड टू गो फॉर कॉफ़ी, फिर मैं वहाँ जाता था सुबह, उस था असल पैटर्न. कुछ मेरे साथ वाला जो बेचारे ने फ़ोन भी ऑफ कर लिए थे उसने. ही वॉज नॉट यूजिंग फ़ोन्स इवन. उसके फ़ोन मेरे फ़ोन पे आते थे, मेरे दो चलते थे तब भी. सीरियसली आई यूज्ड टू हैव अ टैबलेट. वो भी सब कुछ करके एंड ही कुड नॉट क्वालिफाई अनफॉर्चुनेटली. इसमें इंटरव्यू में वो ड्रॉप हो गया. फिर ही क्वालिफाइड लेटर बैचेस में वो क्वालिफाई कर गया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में वो चला गया. बट आई एम टेलिंग यू ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हम आपको कोई पिल दे दें, हाँ सर ये बंदा आ गया. आपने मेरी बात सुनी, मेरे से पहले किसी की और की बात सुनी, मेरे बाद कोई और आएगा. सो अगर आप हर किसी को फॉलो करने लग जाएंगे, फॉर एग्जांपल जो मेरे से पहले वाले यहाँ कोई कह रहा था तो अब मैं कह रहा हूँ, कई जगह पे वी विल बी ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड. सो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट व्हाट इज सूटिंग यू. ठीक है, आपने फैशन विक्टिम नहीं बनना है. एमशी इतपट करूँ तो मैं भी यही करूँ, दैट मे नॉट सूट यू. यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई डोंट नो. मेरे लिए तो एक क्लास है. इंडिविजुअली यू नो योर सेल्फ. आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना एग्जर्ट करना है. दिस इज़ इन माई कैपेसिटी. मुझे इतना, ये मेरी कमी है, इसको मैं कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूँ. एंड जितने भी यहाँ पे लोग हैं, हर कोई इसी एस्पिरेशन के साथ आया है दैट यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. मैं दिस एग्जामिनेशन इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. मैं कहूँ कि हाँ जी सबको यही, दिस इज़ जस्ट इफ़ यू हैव पैशन फॉर दिस यू कम. समबडी डजंट हैव पैशन फॉर दिस, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, उसके लिए नॉनसेंस है ये. वी हैड पैशन फॉर दिस, हमारे लिए था, वी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. हमने इसके लिए चलो मेहनत ही बोलेंगे, मेहनत की तो आ गए. एंड आई वुड स्टिल प्रिस्क्राइब फॉर दोज पीपल जिनके लिए पैशन नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि कुछ नहीं करना है तो यही करना है, दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम. बिकॉज वन दे विल बी वेस्टिंग देयर टाइम एंड उनके लिए क्वालिफाई करना फिर डबली डिफिकल्ट बन जाता है. इफ द मोमेंट यू मेक इट ए लेबोरियस टास्क, मैकेनिकल वर्क, और आप इसको रोते पिटते वाइनिंग एंड ग्राइंडिंग वो उस एटीट्यूड से आप इसको करोगे, सो दिस इज गोना स्नैच योर हैप्पीनेस अवे फ्रॉम यू.
आप you'll feel frustrated at times. But yes, if you make it a very organic process, आप इसको enjoy करोगे, and this should be enjoyed. This is actually because इसमें examination तो बाद की बात है, वो क्वालिफाई करें आप, whether you remain on this side of the line or that side of the line, but आप इवॉल्व कर जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है इस एग्ज़ाम में. देयर आर मेनी थिंग्स जो आप दुनिया के बारे में जानते हैं. बैंक में पैसा भरते हो, निकालते हो, यू नेवर न्यू कि बैंक्स के रिस्क क्या होते हैं. अब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके यू नो एटलीस्ट सोसाइटी में अगर ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है. आज समवन है सुसाइड क्या इशू का समवन है, इसकी लव लाइफ फेल हो गई, इसको जॉब नहीं मिला. बट इफ आई आस्क यू, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू गिव मी समथिंग जिस पर मैं एक साइंटिफिक एनालिसिस कर पाऊँगा क्यों हो रहा है. That is what is expected out of you. आपका attitude towards life will be changed. I don't know for how long have you been in this process of preparation, but at one point in time, keep it aside whether you qualify it or not. But you're definitely going to find a difference in yourself. Your personality will be a different one. You will find yourself as an evolved human beings. और आपका नज़रिया ज़िंदगी की तरफ चेंज हो जाएगा. And I'll tell you one thing. खैर ये तो ओरिएंटेशन क्लास ही हो गई. अब उसी हिसाब से आप चलिए. Many times in the course of this preparation, you'll find yourself frustrated. आप बहुत frustrated होंगे, and that's very normal and natural. But अब see, problem आपके हाथ में नहीं है. So how you respond to this stimuli of problem, that is in your hands. So whether you want to be the part of the problem or the solution. Now what is the solution here? इस frustration को natural समझिएगा, accept करिएगा, and never let it get converted into this frustration. ये टेंशन जो है इसको कभी फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट नहीं होने दीजिएगा, इसको एफर्ट में कन्वर्ट कीजिए. द प्रेशर एंड टेंशन, इमेंस टेंशन यू विल बी इन, नेवर लेट इट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रस्ट्रेशन. व्हेनेवर यू फील चिल आउट, कोई बात नहीं, होता है, यू कैन टेक अ ब्रेक और उसके बाद यू कैन स्ट्रेटेजाइज अगेन, बिकॉज प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट प्लान, दे से एन अनप्लान्ड गोल इज जस्ट अ विश. तमन्ना किसकी नहीं है. दिस गाय इस बेचारे को पता ही नहीं, एयरपोर्ट में बोझ इतना बुझ करके है. ये जो कोने में बैठा है, तमन्ना इसमें भी जाग सकती है ना, बट इज नॉट प्लानिंग फॉर इट. यू नेवर नो टुमारो इसमें इसने कर लिया तो आप इधर बैठे हैं, तो या ऐसे लेक्चर तो दो ही उम्मीद. ऐसे हमारा एक ऑफिसर है, आई विल नॉट नेम हिम, इज अ सीनियर ऑफिसर नाउ. वो कैसेट्स बेचता था. ये वो कैसेट्स होती थी ना, वो हमने ज़रा देखी भी नहीं, जो किराए पे देते थे ना, वो वीडियो कैसेट्स आप मूवीज़ की, और वो VCR सब देते थे किराए पे. उसने उसी का एक छोटा सा स्टॉल जैसा बनाया था. बोनियार है एक उड़ी में जगह, वहाँ पे. हिज ब्रदर वॉज अ डॉक्टर इन सोडा मेडिकल इंस्टीट्यूट. ही स्टिल इज वेरी सीनियर डॉक्टर नाउ. बट दैट वाज द टाइम दैट ही फ्लंक्ड इन 12th स्टैंडर्ड. ही फ्लंक्ड इन 12th स्टैंडर्ड, तो ही वॉज लुक्ड डाउन अपॉन बाई हिज पेयर ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली सब. एंड बाद में उसको भेज दिया गया कि उसकी माँ ने उसको बोला, यू गो, अब भाई तेरा क्लिनिक खोलेगा तो वहीं उसको हेल्प कर, क्योंकि टिकट्स विकेट्स वो बाहर जो देते हो आप, वो नंबर तो वो कर. तो किसी दिन उस बेचारे की गैरत जाग गई. वेरी क्लोज टू मी एंड वेरी सीनियर ऑफिसर. 3 days बैक ही वॉज विद मी. मेरा इमीडिएट सीनियर भी रहा है. तो उसने फिर से पेयर कर गया वो 12th की एग्जामिनेशन. दैट वाज द थर्ड टाइम दैट ही क्वालिफाइड. फिर ग्रेजुएशन कर ली बारामूला डिग्री कॉलेज से, एंड उसने एग्ज़ाम दे दीजिए, और एग्ज़ाम के बाद ही क्वालिफाइड इट. उसने KS क्वालिफाई कर दिया, KPS में चला गया, ऑलमोस्ट an SSP now. तो मुझे बोई सम कंसिडरेशन गॉड तसन एस्कॉर्ट हुआ था. तो सो यू नेवर नो कि ये स्पार्क कब जले. कि पैशन, समटाइम्स वी हैव द पैशन विद इन आवरसेल्व्स बट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई इट. या फिर हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारा एनवायरनमेंट जिसमें हम होते हैं, वो फेवरेबल नहीं होता, वो सपोर्ट नहीं करता इस पैशन को जो फ्लरिश होने के लिए. एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. सी, आई डिड बी सिविल इंजीनियरिंग 4 साल यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में. उससे पहले 1 साल मैंने किया मास कम्युनिकेशंस एंड मल्टीमीडिया प्रोडक्शंस में. मैं ऑलमोस्ट 6 months में वहाँ पे रहा. 6 months के बाद मैं निकल गया इंजीनियरिंग करने के लिए. तब यहाँ पे AIEEE का एग्ज़ाम होता था, नीट नहीं होता था. तो AIEEE के एग्ज़ाम के बाद हम चले गए वहाँ पे 4 साल मैंने सिविल इंजीनियरिंग की. सिविल इंजीनियरिंग के बाद मैंने मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी इन फाउंडेशनल इंजीनियरिंग की. उसमें 6 साल चले गए. 6 साल के बाद ये एग्ज़ाम दिया. पहले एग्ज़ाम में अच्छे से, मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ फेल हो गए, लेकिन मेंस में, हाँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था. मेंस में आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे 50 नंबर सोशियोलॉजी में मिले थे तब, 50 out of 600. तो आई स्टिल वंडर, आज के दिन तक मैं पूछता हूँ इसने 50 नंबर दिए किस चीज़ के.
मैं लिखमुत क्या हो सी बिकॉज आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट सोशोलॉजी. आई केम बैक फ्रॉम पुणे, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस वहाँ पे पढ़ा था, तो यहाँ पे हमने एग्ज़ाम दे दिया. तो इस चीज़ में 6-7 साल वेस्ट हो गए. अगर यही करना था, 3 साल सिंपली ग्रेजुएशन में जाके जो वहाँ पढ़ रहे थे वही सब्जेक्ट्स लेते, पॉलिटिकल साइंस लेते, सोशोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी, अगर एंथ्रोपोलॉजी नहीं था तो सोशोलॉजी लेते, अलाइड सब्जेक्ट है उसका, ओरिएंटेड स्टडी करते. जैसे कि सिलेबस एक बार पढ़ के, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार केएस का सिलेबस पढ़ना था, ये सिलेबस है. और जब वो क्लास में पढ़ा था, वी वुड गेट टू नो, जैसे नौशाद कह रहा था, विच आर द पोर्शंस टू एम्फसाइज अपॉन. तो वो तैयारी का तरीका जो पूरे हिंदुस्तान में लोग करते हैं. वाजीराम एंड रवि में हम पढ़ते थे, तो वहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के लोग भी हमारे साथ बैठे होते. फिर हम सीट चेंज करते थे. इनके सामने तो हम बेवकूफ़ हैं. ये 10वीं क्लास से ही, 12वीं क्लास से ही इस प्रोसेस में लगे हुए हैं. इट्स क्लियर इन देयर हेड व्हाट दे हैव टू डू. हमारे यहाँ पहले सब कुछ ख़त्म करो, फिर बैठो. अगर रूद फेल गसान तेल दारुल उलूम गसन. अगर वो करन जमात और भी लोग कम्पिटिटिव एग्जाम करो हुमस कहीं डॉक्टर इंजीनियर वहाँ अगर नहीं बन पाए, फिर इसको केएस में भेजना है. एंड दैट इज़ एक्चुअली नॉट द वे. द वे इज़ वी हैव टू आइडेंटिफाई. पहले हमें खुद को जानना है. वी हैव टू स्पीक टू आवरसेल्व्स. We have to identify the passion within us. If you identify your passion, and it is your passion, I mean, see, you're the best, you'll have the best life if your passion becomes your profession. If you have passion for something else, you're caught in some another profession, so you will not lead a satisfied life. You won't be able to do justice to both, neither to yourself, not the profession that you are in. So this is the very important point, a very critical decision that you'll have to take in life. You have to identify your passion. And I'm sure that all of you have identified it later or sooner. Now, since you're into this, you should be into this completely. And productive चीज़ों में अपना टाइम लगाइए. हर जगह मत दौड़िए. हाँ जी, हम शुक्र मत कल आपकी पुफी आ गई, ऐसे जो हम साइड तशुक कांद्रस हम साइड तस मकान तेम शुक्र मत केएस पाक्स कर तस से कहत. When we were there, उसने KPS बंदा मिलता ही नहीं था. आज एवरीबडी, आज उसने ढूंढा, हम 3 यहाँ पे कूद गए. लो जी, हमसे बात कराओ इनकी. सो आज डर्थ नहीं है, बट दिस इज़ नॉट गोना बी ए प्रोडक्टिव एक्सरसाइज. क्लासरूम में इट्स फाइन, दे नो कि आपको किस टाइम पे किस तरीके का लेक्चर दिलाना है. कभी आपका मोटिवेशन डाउन हुआ तो ये आपके लिए मोटिवेशनल कोई लेक्चर रखवाएंगे यहाँ पे, सो दैट आपका मोटिवेशन, वो भी बहुत ज़रूरी है. इवन इन वाजीराम वी यूज्ड टू हैव मोटिवेशनल लेक्चर्स. पीपल यूज्ड टू कम, जो बताते थे कि किस तरह से. बट रविंद्रन सर देयर फर्स्ट लेक्चर जो उसने दिया था, उसमें उसने ये कहा था कि आपके ड्राफ्ट्स जो हैं अभी जमा नहीं हुए, हमारे पास हैं. एनीबडी वांट्स टू टेक देम बैक. आपके पास यू स्टिल हैव टाइम, बिकॉज दिमाग में ये लेके चलना, आगे सिविल सर्विसेज है, पीछे ये जो बाहर स्ट्रीट है, इस पर जो वो कोबलर बैठा है, वो जूता ठीक कर रहा है वो. बट इफ़ यू हैव 2 थिंग्स, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ये भी रखे होते हैं, वो जॉब तिकार, ये जॉब तिकार, बात कर सिविल सर्विस. 5 नावों में सवार नहीं होना. यू हैव टू रिमेन फोकस्ड एटलीस्ट फॉर सम टाइम. अभी तो आपके कुछ लोगों के पास तो महीने ही यहाँ 3-4 है, बट पीपल हु आर येट टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन, उनके आगे फिर प्रीलिम्स आएगा, फिर मेंस. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उन लोगों के लिए जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ये प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे पहले, वो मेंस का सिलेबस ही नहीं खोलते हैं. फिर प्रीलिम्स हो गया तो फिर मेंस खोलते हैं. एंड जब फिर मेंस क्वालिफाई हो जाता है एंड दे फ्लंक इन इंटरव्यू, वो बहुत बड़ा पेन है भाई. मतलब मेंस में ही बाहर हो जाओ, अच्छा है. ये बड़ा डिमोटिवेटिंग है जब आप इंटरव्यू से बाहर होते हो. तो आई वुड ऑलवेज प्रिस्क्राइब कि आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर प्रिपरेशन को लेके चलिए. यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, नॉट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ द एग्जाम. प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, फिर मेंस के लिए पढ़ेंगे. अभी मैं इन ऑल ऑफ यू, अगर मुझे आप पूछोगे सबसे, अगर मैं मेरा असेसमेंट ये है, ऑन एन एवरेज आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं कॉन्फिडेंस लैक करते हैं. वो लोग हाथ खड़ा करिए जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है, मतलब मेंस जो लिख रहे हैं, खड़ा ही रखिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 पीपल. 8 लोगों में भी मुझे एवरेज में कॉन्फिडेंस कम लग रहा है. इमेजिन क्या, दैट इज व्हाट यू आर एस्पायरिंग फॉर, कि आपने ये क्वालिफाई करना है और कोई रास्ता ही नहीं है, या फिर रखा है आपने. दूसरा वाला तो सोचना ही मत. दैट कैन बी एन एक्सीडेंट, नॉट अ थिंग हैपनिंग इन द रूटीन कोर्स ऑफ टाइम. दैट्स एन एक्सीडेंट, दैट्स नॉट इन योर हैंड. बट आप एस्पायर कर रहे हैं, आपकी पूरी कोशिश मेहनत है कि क्वालिफाई करना है. सो द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, फिर आप मेंस के बाद जाते हैं जी, अब लगाएंगे हम
मैंने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू किया, आपके बैच, इनके बैच में से भी किया मैंने। आपके बैच में एक वो था साकिब पामपोर का, वो मेरा क्लासमेट भी है, उसको मैंने पढ़ाया भी, उसका मैंने इंटरव्यू फिर वहाँ पे लिया, फिर इंटरव्यू के बाद उसको बाहर पकड़ा, मैंने कहा तो अभी भी ये चीज़ें ठीक नहीं कर रहा है। उसका यहाँ पे मैंने इंटरव्यू लिया था, मॉक इंटरव्यू, व्हाट डू यू कॉल इट, ये ना राजबाग में जो है ICP में इंटरव्यू उसका लिया था। तो फिर आप ये क्वालिफाई करने के बाद आप दौड़ जाते हो कि हाँ जी अब हम इसके लिए पढ़ेंगे, मॉक इंटरव्यू से 4 दिन में नहीं होता यार, 5 दिन में नहीं होता है। इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। वो नॉलेज का टेस्ट आपका हो गया होता है, दैट इज़ डन, वो आपने मेंस लिखा होता है। प्रीलिम्स में तो, प्रीलिम्स आपका इसलिए लेते हैं, प्रीलिम्स लेने का सिर्फ ये मतलब है कि नंबर्स को कम करें। इतने लोगों के पेपर कौन चेक करेगा, सीरियस कैंडिडेट्स को सिफ्ट करें हम। सिर्फ प्रीलिम्स की उतनी ही सिग्निफिकेंस है, दैट इज़ नॉट टू चेक योर नॉलेज, नॉट टू चेक योर सूटेबिलिटी फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विस। वो सिर्फ सिफ्टिंग के लिए है कि हमारा लोड कम हो जाए, मेंस के इतने पेपर कौन चेक करेगा, सीरियस कैंडिडेट्स को ले लीजिए। जो इवन इंस्टीट्यूट्स लाइक वाजीराम एंड रवि, वो जो इधर दिल्ली में बाकी हैं, वो सब भी यही करते हैं, सीरियस कैंडिडेट्स का पहले एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उनको टोकन देते हैं, उनको ही पढ़ाते हैं। आई वॉज प्लानिंग कि अभी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, हम इनका एक वर्कशॉप कराएंगे, तो बट देन वी थॉट कि अगर हम ये बताएंगे आप आ जाओ तो यहाँ तो सैलाब आएगा लोगों का, तो उसमें भी हम पहले एक ऐसा टेस्ट कराएंगे जो हम सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स को लेंगे, उनको मेंटर करेंगे, फिर चाहे वीकली 1 डे हो, बिकॉज पिछले एग्ज़ाम में भी कश्मीरी बहुत कम सिलेक्ट हुए थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूरत है इस चीज़ की। तो मेंस जो आपका होता है दैट इज़ टू टेस्ट योर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, वो हो गया। इंटरव्यू का कोई सिलेबस ही नहीं है, लिखा है उसका कोई वाइवा वॉइस का कोई लिखा है सिलेबस, दस नो सिलेबस, इट्स ओपन एंडेड, कुछ भी पूछ सकता है आपको, एनीथिंग, मतलब आप जो इमेजिन कर सकते हैं। धीरज गुप्ता यहाँ पे जो हैं अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, मैंने इनसे पूछा था कि सर ही वॉज तब प्राइवेट सेक्रेटरी टू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिल्ली में, तब मैं पढ़ता था वहाँ पे, इन्होंने ऐसे एक दिन कॉफ़ी के लिए बुलाया था, बिकॉज ही वॉज DC बारामूला था, ही न्यू माई फादर। तो मैं आई वेंट टू साउथ ब्लॉक, तो मैं वहाँ इनसे बात कर रहा था, तो मैंने जनरली, मैंने कहा जैसे मैं आपको पूछा, हर किसी को पूछना है, सर आपने कैसे पढ़ा, सोते कैसे थे, उठते कितने बजे थे, दीज क्वेश्चन पे कितने टाइम आप पढ़ते थे। तो मैं भी गोसस बिचेरे सा गाए थे मिज़वान से इंटरव्यू में। फिर इसने बोला यार आई डोंट रिमेंबर माई इंटरव्यू हाउ इट वेंट, बट आई रिमेंबर अ क्वेश्चन, बिकॉज वो बड़ा अजीब क्वेश्चन था। देयर वाज अ लेडी ऑन द बोर्ड, तो मुझसे पूछा गया था कि ये बताइए कि आपका हॉबी क्या है, तो मैंने बोला माई हॉबी इज़ कुकिंग। तो बोला आई न्यू द क्वेश्चन इज़ गोना कम ऑन कुकिंग, तो बोला सब ने लेडी की तरफ दिखाया, आप सवाल पूछ लीजिए, कुकिंग है इनका। तो बोला मैंने कुछ एक्सपेक्टेशंस मेरी थी कि इफ़ आई टेल कि मेरा हॉबी कुकिंग है, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैड प्रिपेयर्ड, कि हॉबी बोलने के वक्त ये क्वेश्चंस शूट हो सकते हैं वहाँ से, सो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर आंसरिंग देम और टैकलिंग देम। बोला मगर अचानक से इन्होंने बोला कि आप बताइए कि आप, ये मुझे भी नहीं पता है कि कब ऐड करते हैं, कि जब स्पाइसेस या कंडिमेंट्स ऐड करते हैं वो कब करते हैं, वो किस में करते हैं। तो बोला मैम वो तो हम ऑयल में करते हैं, ऑयल में ही करते हैं ना। तो उसने बोला, वहाँ से पूछा, ओके मिस्टर धीरज टेल मी वन थिंग, व्हाई डू वी ऐड देम टू ऑयल एंड नॉट डायरेक्टली टू द फूड दैट वी हैव टू कुक, वो बताइए। आप में से फ्रॉम द वुमन फोक इन द हॉल कोई बता सकता है? चलिए, हाँ नहीं, हम वैसे भी इतनी साइंटिफिक कुकिंग यहाँ पे नहीं करते, ऐसे BP डायबिटीज़ सब हमको होते हैं, हम बस खाने के लिए यहाँ कुकिंग करते हैं, मज़े के लिए। सो ही टोल्ड मी कि क्या अचानक से मेरे को स्ट्राइक हो गया, मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा था अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं रिंग शेप्ड कंपाउंड्स होते हैं, और रिंग्स ब्रेक होते हैं ऑयल्स में या लिपिड्स में। तो बोला, मैंने ये जवाब दे दिया, सर these condiments and spices, they are basically aromatic compounds, and aromatic compounds are ring shaped ring in shape, and जब इनको ऑयल में डालते हैं वहीं इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं एंड ये अरोमा जो है ये बाहर आता है। लेडी वॉज सरप्राइज्ड, वो आज तक कहता है कि आई स्टिल बिलीव that this was the response that has actually made me land on the other side of the line, वरना शायद
सी आई एम एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं होता मैं क्वालिफाई नहीं करता. मेरा बहुत एवरेज स्कोर था बाकी सब्जेक्ट्स में, लेस देन 400 इन पॉलिटिकल साइंस, एवरेज जीएस में बिलो 300. कोई मेरा उतना ज़बरदस्त स्कोर नहीं था. और सिर्फ ऐसे में हाँ यही कुछ 100-120 आई सपोज इसी के अराउंड था. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखिए, आप अगर इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं है, आप 5 इंटरव्यूज़ फेस करते हैं, 5 इंटरव्यूज़ में आप इम्प्रूवमेंट आपकी नहीं हुई होती है, तो आप हर बार यू लैंड अप राइटिंग मेंस. कितनी बार लिखा आरिफ ने मेंस? ही हैज़ क्वालिफाइड 5 टाइम्स. 5 बार इंटरव्यू फेस कर रहा है बंदा. वो पढ़ाता है जिनको उसने मुझे भी उसी ने पढ़ाया है. आरिफ ने मुझे भी मतलब कोच किया है. देन ही फिर उसने 19 में किया बेचारे ने, बिकॉज वो इंटरव्यू में उसका नहीं होता था. सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, द अप्रोच with which you should prepare should be quite integrated. You're preparing for an exam. You're not preparing for a particular level at a time. Prelims तो भूल ही जाइए. That's no exam. As I told you, that's just a sifting exercise to sift away the non-serious students या aspirants, और बाकी जो serious हैं उनको बताते हैं आइए हम आपका अब knowledge and aptitude, पहले तो knowledge ही था, अब aptitude भी आपका test करते हैं. And when you are done with that, now they interview is a personality test. आपकी personality देखते हैं कितनी suitable है for the kind of job that you're going to be in. You understanding? So this is the broader scheme of examination besides the syllabus and other things. So you have to understand this. आप पहले जाते हैं मेंस का, आपने यहाँ पे पढ़ लिया पतिल इंटरव्यू शीमा पच्चू दौरान तो मॉक करना नहीं करने. अब यहाँ पे स्टिल मैं अभी भी बोलता हूँ, अभी भी उतना एफिशिएंटली आपके ये नहीं होते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट. अदरवाइज हम लोग जो क्वालिफाई होते हैं वो उनको होना है हम में से ही है, वो और कहीं से तो आएंगे नहीं. सो दैट इज़ द रीज़न हम क्वालिफाई होते हैं. और आप देख लीजिए, आप नेशनल सीन पे जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं उनका फिर देख लीजिए लेवल क्या होता है. पर्सनैलिटी थोड़ी मेन से लेकर पर्सनैलिटी टेस्ट के दिनों में बन जाती है. तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है. ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इवॉल्व करते हो. और इस जैसे मैंने आपको कहा, दिल्ली में आप जाएंगे उन इंस्टीट्यूट्स में 12वीं क्लास से ही लोग इसके लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं. हम जब सब कुछ ख़त्म किए कहीं बने, आप डॉक्टर भी नहीं बने, अब इंजीनियर भी नहीं बने, या बने तो फिर जॉब नहीं मिला, तो देन हपोए सिद्धरामित फार्म सिद्धरामित KSS दौरान शेस वही not knowing what do we want to do. Any particular question that you want to ask? और कुछ? और न्यूज़पेपर राइटिंग, ये रीडिंग जैसे नौशाद कह रहा था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूज़पेपर के बगैर मुझे नहीं लगता आप कोई क्वालिफाई कर पाएगा. हमारा टाइम अलग था, तभी चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हो गई थी. 2 पैटर्न वही वाला था. इस पैटर्न में हमने एग्ज़ाम नहीं दिया. 2 ऑप्शनल वाले पैटर्न और GS1 GS2 वाला पैटर्न जो था उसमें हमने दिया है, अभी नहीं दिया है. बट हाँ, चेंज जो ट्रेंड था वो चेंज होने लगा था. फॉर एग्जांपल अभी जुडिशल एक्टिविज्म का इन्होंने पूछा, व्हाट इज़ जुडिशल एक्टिविज्म, और इंडिया में उन्होंने बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन उसका पूछा था. आई स्टिल रिमेंबर, मैंने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से जुडिशल एक्टिविज्म का आंसर लिखा था. आई रिमेंबर मैंने लिखा था, जुडिशल एक्टिविज्म इज़ जुडिशल फिनोमिनन एनालॉगस टू फिनोमिनन इन केमिस्ट्री where the electrons, when they gain extra charge, they tend to move towards the outer shells, है ना. तो उसी तरह जुडिशल एक्टिविज्म है. फिर ये उसके इसमें जाता है शेल में, एग्जीक्यूटिव के शेल में, एंड टेंड्स टू परफॉर्म द ड्यूटीज़, या वहाँ पे वो काम करने लगता है, स्टेप्स इन द शूज ऑफ एग्जीक्यूटिव. दिस इज हाउ. थोड़ा सा ये आंसर को फैंसी बनाना है, बट द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. एक तो इस पे न्यूज़पेपर पे फोकस कर लीजिए. न्यूज़पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट not to study. और आपके लिए it's not mere newspaper reading. You have to study the newspaper, and you should not be wasting more than 1.5 hours on newspaper. तो immediately you should pick up कि आपके काम का क्या है, कहाँ क्या फिट हो रहा है, relevance क्या है. So over a period of time ये skill जो ये होन होता है, ये पहले ही दिन नहीं आता है. न्यूज़पेपर पढ़ना भी एक skill है within the least possible time. उसके लिए if they can arrange 1-2 क्लासेस आपके न्यूज़पेपर के आधे 1 घंटे के किसी से करवा सकते हैं. न्यूज़पेपर आपके पास इस वक्त कितनों के पास है? एनीबडी हैज़ न्यूज़पेपर? वैसा इतना बड़ा होता है.
ठीक है, नेक्स्ट टाइम साथ होना चाहिए आपके, यही मैंने दिस इज, ये हमारे अप्रोच और हमारे एटीट्यूड में ये डिफरेंस है। बाहर आप जाएंगे, वो गाड़ी में चढ़ेगा, वहाँ पे भी 10 मिनट में ही पढ़ ही लेगा 4-5 लाइन्स, मैगजीन ही खोल लेगा, चाहे फ़ोन से ही खोलेगा वो। आई रिमेंबर ये आता था जीके टुडे, खैर दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, उन लोगों के लिए जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं ना। जीके टुडे में जब आप क्विज़ जब आप करते हैं ना, सॉल्व क्विज़, अब उसमें इंपॉर्टेंस क्या है, कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं होते जो आपने सुने ही नहीं होते हैं। वो एक सवाल पूछ रहा है, नीचे 4 उसमें आपको देता है रिस्पॉन्सेज कि आप इनमें से कोई बता दीजिए। इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने दिया और गलत हो गया, भूल गया, उससे दैट विल बेसिकली टिकल योर माइंड कि हाँ जी ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आपने टच नहीं किया है। और वो लोग जो वहाँ पे उसको सेट करते हैं पेपर को, सिविल सर्विसेज के ट्रेंड्स के हिसाब से ही करते हैं। सो दैट्स गोना हेल्प यू। वो थोड़ा सा काइंड ऑफ मेंटरशिप आपको मिलेगी प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। इसके लिए मेंस के लिए एडिटोरियल्स तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। दिस इज़ नॉट ओनली मी, किसी को भी आप पूछेंगे तो आपको बताएगा कि एडिटोरियल्स आपने पढ़ने हैं, बट कुछ एडिटोरियल्स बिल्कुल ही इरेलेवेंट होते हैं आपके लिए, बिल्कुल इरेलेवेंट होते हैं, उन पर टाइम वेस्ट नहीं कर लीजिए। मैं सिर्फ 7 लोगों को ये बोल रहा हूँ जो 7 लोग इसके लिए मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी लोग टाइम है आपके पास, आप पढ़ लीजिए, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन गेनिंग एक्स्ट्रा नॉलेज, बट आपके लिए यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। This is more than half has gone. December, January, 2 months. कोई बात, मैंने एंथ्रोपोलॉजी 2 महीने पढ़ी है, जस्ट 2 months, 2 महीने एंथ्रोपोलॉजी मुझे पढ़ी है और आज मुझे कुछ याद नहीं है, सीरियसली कुछ भी याद नहीं है, बिकॉज मैंने 2 एग्जाम सोशियोलॉजी में दिए हैं। सोशियोलॉजी मैंने दिल्ली में पढ़ी थी ओपेंद्रा सर के पास, तो ही वॉज वेरी गुड इन सोशियोलॉजी, लेकिन उसमें यहाँ स्कोर ही नहीं हो रहा था। और जब मैं ये वाला मेंस का फॉर्म सबमिट करने गया था, तो सेकंड ये रिस्पॉन्स देने के वक्त जब दूसरा ऑप्शनल लिखना था, आई हैव अ फ्रेंड, ही इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर CAPD बारामूला, शेख तारिक, पहले KPS था, फिर उसने बोला मत लिख सोशियोलॉजी। मैंने बोला क्या बोल रहा है यार, महीने बच गए, 2 की डाई, अब सोशियोलॉजी नहीं, बोलता नहीं होगा इस बार भी। तो मैंने बोला क्यों? बोला यार अब वहाँ से तो पढ़ के आ गया, इससे ज़्यादा तो क्या पढ़ेगा, सोशियोलॉजी में नहीं हो रहा है स्कोर, तो छोड़ दे ये। तो मैंने कहा फिर 2-2.5 महीने में पढ़ाएगा कौन, कराएगा कौन? तो ही कॉल्ड अनदर फ्रेंड, उसका नाम है सफ़िया, शी वॉज तहसीलदार बारामूला ऑल्सो। तो उससे बात कराई, उसने स्पीकर पे ही बात की, उसने बोला कोई बात नहीं, 2-2.5 महीने तो इनफ, आई विल गिव यू नोट्स, हो जाएगा। तो उसने कॉन्फिडेंस दिया, तो हमने लिख दिया जी एंथ्रोपोलॉजी। ट्रस्ट मी, आई स्वेयर बाय गॉड, मुझे पता ही नहीं था एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते क्या है, आई डिड नॉट नो व्हाट इज अबाउट। तो यहाँ से हम गए, वी वेंट टू परेपुरा में एक पैरामाउंट इंस्टीट्यूट करके था, फरहाना सैरिश असगर की जो सिस्टर है बड़ी वाली, शी इज़ KS, यहाँ पे बड़गाम में अभी हैं वो, आई थिंक सोशल वेलफेयर में, हाँ। तो उसके घर गए हम, तो उसके साथ में वो पैरामाउंट इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे वो रखे हुए थे वो स्पाइरल बाइंडिंग के 2, वो उन्होंने मुझे दे दिए हैं, अभी भी मेरे पास हैं वो, वही 2 मैंने पढ़ी। नो बुक, कुछ भी नहीं मैंने पढ़ा है, उसी में से मैनेज किया हमने, वहाँ यहाँ से करके, तो सवाल भी वैसे ही आए थे, तो हो गया। सो 2.5 months इज़ नॉट लेस। अभी तो ऑप्शनल भी एक ही है, और GS को थोड़ा सा वहाँ से एलॉबरेट कर दिया गया। अगर आपने GS अच्छे से पढ़ा होगा, जैसे ये बता रहे थे कि उसमें सोसाइटी का जो पार्ट है, आई डोंट नो कि सिलेबस कैसा है और किस तरह से उसमें सवाल आते हैं, बट बाकी जो है वो GS को ही थोड़ा एलॉबरेट किया गया। सो GS प्लस आपके पास एक ऑप्शनल है, एथिक्स वाला पार्ट मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव डन, उसमें उतना कोई वो नहीं है ख़तरनाक चीज़ जो सीखने की है। सो यू कैन रिमेन क्वाइट होपफुल कि आप इस टाइम में कर लेंगे। न्यूज़पेपर पे फोकस, मेनी न्यू थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड। अभी UAPA के बारे में किसी को पता है? हाँ, सी दे कैन बी एन essay ऑन UAPA। ये नहीं कि मतलब आप गए तो आप UAPA आज से पढ़ना शुरू कर दोगे। मैं बोलता हूँ हमें समझ आता है कि क्योंकि इट हैज़ बीन इन क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर काफ़ी लैम्बस्ट किया स्टेट्स को, स्पेशली द अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। आपके तब के केसेस भी पेंडिंग हैं, उन पे आपने क्या काम किया है, ठीक है। तो इस मतलब ये एक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे रहा हूँ कि किस तरह से कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। The country starts speaking about it, it becomes important for you. Anything is happening outside the boundaries of the country but is concerning your country, the affairs, the polity, the economy, the social structure of your company, it
शुड कंसर्न यू, आपको उसके बारे में जानना है. एंड बियॉन्ड द लाइन्स ऑफ न्यूज़ आपने अपना क्रिटिकल इवेल्युएशन, हाउ डज इट इफेक्ट इवन यू एज अ कॉमन मैन. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज एट एयरपोर्ट कल, somebody came, दिल्ली से कोई आए थे, हमारी रूलिंग पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं तेजस्वी सूर्या. ही आस्क्ड मी अ कपल ऑफ क्वेश्चंस अबाउट दिस थिंग. आई सेड, इफ यू आस्क मी एज अ पुलिस ऑफिसर, तो देयर इज नॉट मच बिकॉज आई हैवंट बीन इन्वॉल्वड इन दोज थिंग्स डायरेक्टली, आप उनसे पूछ लीजिए. बट इफ यू आस्क मी एज अ स्टूडेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट, वो तो हम में से हर कोई है ना, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ कन्फ्लिक्ट. 30 साल से तो हम देख रहे हैं यहाँ पे. सो वैसे आप मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको अपना एनालिसिस दूंगा. उसी तरह से हाउ डज इट इफेक्ट, जैसे अब पेट्रोलियम का है, पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं, इसके बारे में आपने कुछ पढ़ा? क्या पढ़ा? गल्फ में भी थोड़ा जो टेंशन चल रहा है उसकी वजह से, एंड जो रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन चेंज प्राइस हाइक. See, petroleum prices is a good topic. If not, for example, आपके मेंस में नहीं पूछा जाएगा या आपके ऐसे में नहीं पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं. और आपको पता नहीं कि आपकी किस बात से कौन सा कॉर्ड स्ट्राइक हो जाए और वो कहाँ से सवाल आ जाए. ठीक है, यू पीपल हैव टू थोड़ा सा अपने टेम्पो को रेज करना है. अगर उसके बगैर आपको लगे कि देयर इज सम पर्टिकुलर एरिया वेयर यू नीड पर्टिकुलर मेंटरशिप या फिर गाइडेंस चाहिए, आप रिक्वेस्ट कीजिए इनको. दे विल रिक्वेस्ट द पीपल फ्रॉम द फील्ड जो पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट के या फील्ड के होंगे. बट थोड़ा सा टेम्पो आप बढ़ा दीजिए. टाइम इज़ लेस बट इनसफिशेंट नहीं है, सफिशेंट. अगर आप प्रॉपरली अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज करो और उन एरियाज़ को टच करो, उन एरियाज़ को ये आप करेंगे, एम्फसाइज करेंगे जो प्रोडक्टिव होंगे. एंड एट द एंड ऑफ द डे आई वुड टेल यू, दिस इज द ईजिएस्ट एग्जाम दैट यू कैन थिंक ऑफ. इससे आसान एग्जाम कोई नहीं होगा रिलेटिवली, बिकॉज ईजिएस्ट इस हिसाब से है जो इसका डिविडेंड है उसके हिसाब से कुछ मेहनत ही नहीं है. अब जो अभी आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, अगर ये प्रोसेस साल का है, अगर साल भर में यू क्वालिफाई इट, इस पूरे प्रोसेस में यू क्वालिफाई इट, एंड कल को आप ज्वाइन करते हैं एज अ सिविल सर्वेंट, तो मुझे 1 साल का ऑर्डियल इज़ नॉट अ बिग डील. उस हिसाब से काफ़ी ईजी एग्जाम है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ सोरिंग, और जो एम्प्लॉयड है उनमें भी देखिए फिर वो किस क्लास में एम्प्लॉयड है. सो इफ़ यू विश फॉर योर सेल्फ अ गुड लाइफ, बट दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ, एंड एट द सेम टाइम सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कभी कोई सींग नहीं लगते हैं. वी आर ऑल ह्यूमन्स. दिस इज जस्ट अनदर काइंड ऑफ जॉब. But then we live in that time and space कि there is prestige, power attached to this. तो everybody wants a comfortable life. Your parents have dreamt कि आप कल ऐसा करो, वो करो. तो आपको भी थोड़ा सा सोसाइटी में सर उठा के आप जिए. And this is seen as an accomplishment in our society कि ऐसा है. Otherwise आप देख लीजिए, हमारे यहाँ basics, we get basics in the form of concessions, in the form of rewards. आप US में, यूरोप में आप जाइए, कहीं पे भी जाइए, स्कैंडिनेविया में जाइए, अगर आप वहाँ पे एक डॉक्टरेट हैं तो यू विल बी हैंड पिक्ड. पीछे आपके लोग दौड़ेंगे कि ज्वाइन अस दिस ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे PhD करके लोग जो हैं 12,000 की नौकरी के लिए, मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी अगर उनको मिल जाए तो बोलते हैं कि वी आर नॉट अनएम्प्लॉयड, वी आर सेटिस्फाइड. ये हालत है हमारी. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे एक जॉब विच इज़ अ बेसिक, इतनी तालीम हासिल करने के बाद आप डॉक्टरेट हासिल करते हैं, उसके बाद एक जॉब ना मिले तो फिर अगर वो मिल गया तो हम कितने खुश रहते हैं. वी टेक इट एज अ रिवॉर्ड, कंसेशन मिली, स्पेशल हम हो गए हम. सो इन दिस सिनेरियो एज दे से व्हाइल यू आर इन रोम, डू एज रोमन्स डू. तो उस हिसाब से आप इस माइंडसेट के हिसाब से चलेंगे, देन इट इज़ समथिंग. अदरवाइज आई विल टेल यू, माई बैचमेट्स हु वर विद मी इन एमटेक, अभी मोस्ट ऑफ देम आर अब्रॉड, मोस्ट ऑफ देम आर अब्रॉड. मेरी साल की तनख्वाह उनकी महीने की है. Some of them even told me that you come. अभी मैं ये फेलोशिप कर रहा था इसके साथ, कलिंगा इंस्टीट्यूट के साथ, ऑन नेक्स्ट जनरेशन पुलिसिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग. इवन इन दैट दे टोल्ड मी कि आप आ जाओ यहाँ पे, आप यहाँ पे कर लो यार, वहाँ पे क्या 50, 60, 70, 80 हज़ार की नौकरी के मुकाबले में अगर आप वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे तो स्टार्टिंग में ही यू गेट इन लैक्स. नॉट ओनली मी, एनीबडी whosoever goes. But after that also if we choose this, that means हमारी प्रायोरिटीज़ किसी अलग तरीके की. We care for our parents,
हम थोड़े ज़्यादा इमोशनल हैं, घर के पास रहना चाहते हैं, वी वांट टू सर्व आवर पीपल। इन लोगों में जिनमें हम आज तक मिस्टर नोबडी बन के रहे, कल को चलो थोड़ा सा विकार इससे बढ़ जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर लिविंग इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी। यहाँ पे अभी वैसे ही चलता है, यहाँ साहब जी अभी है ना, आप केएस हो तो आप साहब जी हो। अब प्राइवेट सेक्टर में यहाँ बेचारा मुलाजिम होगा, ही विल बी हेडिंग द स्टेट, 10 लाख की उसकी सैलरी होगी, शादी की बात आएगी तो मुझे मेरे प्राइवेट नौकरी करें कि नहीं हो VLW का दिस इज हाउ वी आर। सो खैर दैट्स वो अलग फिर सोशल डायग्नोसिस हो जाता है हमारी सोसाइटी का, दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट। इफ एनीबडी अमंग यू हैज़ एनी क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे इतनी गुफ्तगू की, उसमें से किसी को कुछ पूछना है? जैसे आप करंट का बोल रहे थे, करंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। हाँ, सो कंपैरेटिवली अगर पहले और आज का बहुत ज़्यादा बहुत सारी हाँ, तो सर सी एक चीज़ आपको समझ के चलना पड़ेगा, सब कुछ आप नहीं कर सकते हो। सो द बेसिक टेक्निक जो है ना, बेसिक टेक्निक जो इस एग्जामिनेशन की इज़ नॉट व्हाट टू स्टडी, बेसिक टेक्निक है व्हाट नॉट टू स्टडी। बिकॉज अदरवाइज आप देख लीजिए, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, जो आपका डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के, थ्योरेटिकली अपनी जगह हम यहाँ बात करें, या उसके हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आके यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में अपेयर कर रहा है। किसके हैं? ऑब्वियसली जैसे नौशाद कह रहा था कि दैट ये पूछने जाता था उनसे लाइब्रेरी में, मुझे बताओ इसके बारे में, इसके बारे में। इसी तरह से मैंने जब एग्ज़ाम दिया इसका प्रीलिम्स का, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में दिया पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। जब मैं वहाँ गया मैं बाल नोचने लगा था, मैंने क्या पढ़ा है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने प्लेटो पढ़ा है, तुमसे नहीं दलील होना है, वो तो प्लेटो का नाना, फिर प्लेटो को ऐसे फिर बिठाता था उसको, फिर ये वाला कान खींचता था, ये तो मैं क्या पता था। अल्टीमेटली मेंस के हॉल में मैंने एक को भी नहीं देखा। तो उसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का, तो उसमें से वेटनरी साइंस का लड़का ही जिसने इसमें एग्जाम दिया था। सो इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट टू स्टडी, इट्स अबाउट व्हाट नॉट टू स्टडी, एंड दैट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी फेड टू यू। अभी ये कोई टैबलेट नहीं आपको मैं पिलाऊँ तो कल से स्किल आ जाएगा। यू हैव टू होन दिस स्किल। वो कैसे पता चलेगा? यू गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपने किस हिसाब से आए हैं, आपने सिलेबस पढ़ा, देन कंटेंट को आपने किस तरह से ड्रेस करना है, स्टैक करना है अपने पास। यहाँ पे आपको कुछ दिखा, अब ये स्किल आपको होना चाहिए कि ये मैं वहाँ पे कल मैं आंसर में कहाँ इस जगह को इसको फिट करूँ। फॉर एग्जाम्पल यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी, बट इंडियाज़ फाइनेंशियल स्टेट अभी, द टर्बुलेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया, ये तो कहीं जा सकता है ना, उसमें आप कहीं लिख सकते हो, इट कैन फर्दर डिस्टर्ब, या इस तरह से डिस्टर्ब कर सकता है, अनरेगुलेटेड है, क्राइम में यूज़ हो सकता है, इसको इलीगल ट्रांजैक्शंस में यूज़ हो सकता है, ड्रग्स को किस तरह से बढ़ावा दे सकता है। और इसमें फॉर एग्जांपल इसमें इट्स नॉट टैक्स्ड, अभी तक ये टैक्स्ड नहीं है, तो ये कल को अगर किसी के पास किसी ने इसमें कमाया भी पैसा, तो उसके अकाउंट में जब जाएगा इट विल बी ट्रीटेड एज ब्लैक मनी। सो मैनी थिंग्स। एक चीज़ के काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं। एक चीज़ आपका सोशल स्फेयर को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, इकॉनमी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, और यहाँ पे आपकी सोसाइटी में भी खलबली मचा सकता है। तो नॉर्मली तो किसी के लिए मैंने बिटकॉइन पूछा, किसी ने ये चीज़ें बताई नहीं, हर किसी ने ये बताया कि सर अनरेगुलेटेड है, कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है। वी नो दैट, हु डजंट नो अबाउट इट। ये तो अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, वहाँ भी आज किसके फ़ोन में आज क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है? कितने लोग करते हैं क्रिप्टो ट्रेड? आप करते हो, ठीक है। एनीवेज, और दिस क्वेश्चन जो आप ये बोल रहे हो कि क्या पढ़ना है, इसके लिए इफ़ यू नॉट कॉन्फिडेंट, तो कहीं पे कुछ सैम्पल ला के, फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ न्यूज़पेपर, इफ इट्स अ मैगजीन, तो आपको फिर उसमें स्पेसिफिक मेंटरशिप चाहिए उसमें, एंड यू शुड आस्क फॉर इट। चाहे मुझसे पूछो, किसी से भी पूछो। इफ़ यू नॉट कॉन्फिडेंट, यू फील दैट द स्किल दैट यू हैव इन सिफ्टिंग द नॉलेज वो अभी नहीं है, तो यू शुड आस्क फॉर दिस स्पेसिफिक उस फील्ड में मेंटरशिप के लिए, ठीक है। एनीथिंग एल्स? So I'll wind it up here. तो besides this, अगर मुझसे कभी कुछ किसी ने पूछना हो तो आप इनसे बता सकते हैं। They can connect you with me. Thank you.